वेलकम टू द बुक ब्रीफ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो अमीर होने के रिवायती तसव्वुरात को बिल्कुल तोड़ देती है। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर बाय थॉमस जे स्टैनली एंड विलियम डी डैंको। ये किताब हमें दिखाती है कि असली मिलियनेयर्स चमकती कारों, लग्जरी ब्रांड्स या सोशल मीडिया पर दिखावे के पीछे नहीं होते, बल्कि वो लोग होते हैं जो सादा तर्ज जिंदगी जीते हैं, नज़्म ज़ब्त से बचत करते हैं और तवील मुद्दती दौलत बनाते हैं। अगर आप माली आज़ादी, पैसे से मुताल्लिक स्मार्ट आदात और हकीकी ज़िंदगी में दौलत बनाने के उसूल सीखना चाहते हो तो ये किताब आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। तो चलिए द बुक ब्रीफ के साथ इस किताब के ताकतवर अज़बाक को आसान और मुख्तसर अल्फाज में समझते हैं। जब हम करोड़पति का लफ्ज़ सुनते हैं तो जहन में क्या तस्वीर बनती है? शायद एक बड़ा सा घर, गराज में खड़ी चमकती हुई लग्जरी गाड़ियां, डिजाइनर कपड़े, महंगी घड़ियां। बिल्कुल, एक ऐसा लाइफस्टाइल जो सोशल मीडिया पर सबको नजर आता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सब एक धोखा है, कि असली करोड़पति हमारे दरमियान बिल्कुल आम लोगों की तरह रहते हैं और शायद हम उन्हें पहचान भी ना पाएं। जी, आज हम थॉमस स्टैनली और विलियम डैंको की किताब द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर के जरिए इसी धोखे से पर्दा उठाने वाले हैं। और यही वो नुक्ता था जिसने खुद मुसन्निफीन को भी हैरान कर दिया था। उन्होंने जब अपनी तहकीक शुरू की तो वो सीधा गए अमेरिका के सबसे महंगे इलाकों में। अच्छा, जाहिर है ये सोचकर कि करोड़पति तो वहीं मिलेंगे। यही वो सोच रहे थे, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि वो दौलत को गलत जगह तलाश कर रहे थे। उन महंगे घरों में लग्जरी कारों वाले बहुत से लोग तो दरअसल कर्जों में डूबे हुए थे। ओह, तो उनकी असल दौलत ना होने के बराबर थी। बिल्कुल, असल खजाना तो आम मुतवस्सित तबके के मोहल्लों में छुपा हुआ था। तो आइए इस राज को खोलते हैं। ये पड़ोसी करोड़पति आखिर है कौन? अगर ये महंगे इलाकों में नहीं रहते और दिखावा नहीं करते तो इनकी पहचान क्या है? किताब उनकी एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर पेश करती है जो हमारी तमाम तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स है। अच्छा जी, किताब के मुताबिक एक आम अमेरिकन करोड़पति की उम्र तकरीबन 57 साल है। वो शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे हैं। लेकिन यहाँ सबसे हैरानकुन बात यह है कि उनमें से तकरीबन 2/3 लोग खुद अपना कारोबार करते हैं, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। जी, और उनमें से 80% से ज्यादा फर्स्ट जनरेशन अमीर हैं। मतलब उन्हें ये दौलत विरासत में नहीं मिली, उन्होंने खुद बनाई है। ये बात वाकई दिलचस्प है। लेकिन जब हम बिजनेसमैन का लफ्ज सुनते हैं तो हमारे जहन में कोई टेक्नोलॉजी कंपनी का सीईओ या कोई बड़ा इन्वेस्टर आता है। क्या ये लोग भी ऐसे ही ग्लैमरस कारोबार करते हैं? यही तो सबसे बड़ा धोखा है। किताब बताती है कि उनके कारोबार अक्सर बहुत बोरिंग होते हैं। बोरिंग मतलब गैर दिलचस्प, जैसे वेल्डिंग का काम, नीलामी का कारोबार, कीड़े मारने वाली कोई कंपनी या मोबाइल होम पार्क्स चलाना। अच्छा, ये वो कारोबार नहीं है जिनके बारे में मैगजीन्स में लिखा जाता है। बिल्कुल, लेकिन इन कारोबारों में एक खास बात होती है। इनमें दिखावे और फजूल खर्ची का दबाव कम होता है और मुनाफा मुस्तहकम होता है। ये तो कमाल है। यानी दौलत बनाने के लिए जरूरी नहीं कि आपका पेशा बहुत शानदार हो। असल खेल तो इस बात का है कि आप अपने पैसे का इंतजाम कैसे करते हैं। सही। तो फिर इनकी कामयाबी का राज क्या है? क्या इनमें कोई ऐसी मुश्तरका आदत है जो इन्हें बाकी सबसे अलग करती हैं? यकीनन, मुसन्निफीन ने सालों की तहकीक के बाद 7 ऐसी मुश्तरका खुसूसियात दरियाफ्त की जो इन तमाम करोड़ोपतियों में पाई जाती थीं। 7 खुसूसियात? जी, और ये 7 उसूल सिर्फ पैसे बचाने के तरीके नहीं हैं, बल्कि एक मुकम्मल ज़हनियत, एक पूरे लाइफस्टाइल की अक्कासी करते हैं। ठीक है, तो आइए पहले उनकी दिफाई हिकमत अमली पर बात करते हैं। पहला उसूल है कि वो अपनी हैसियत से बहुत कम खर्च करते हैं। हाँ, ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन आजकल के दौर में जहां हर तरफ दिखावा है, ये शायद सबसे मुश्किल काम है। बिल्कुल, और यही उनकी कामयाबी की बुनियाद है। वो किफ़ायत शुआरी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। ये कंजूसी नहीं है, बल्कि एक नज़्म-ओ-ज़ब्त है। जी, किताब में एक शानदार वाकया है। मुसन्निफीन ने एक बार $10 करोड़ से ज्यादा की दौलत रखने वाले अफराद यानी डेका मिलियनियर्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया। कहाँ? एक बहुत ही पुरताइश पेंट हाउस में। उन्होंने सोचा कि इन अमीर लोगों को मुतासिर करने के लिए महंगे खाने और नायाब शराब का इंतजाम करना चाहिए। और जाहिर है उन करोड़पतियों ने खूब मजे किए होंगे। बिल्कुल नहीं,
हुआ ये कि उन असली करोड़पतियों ने सिर्फ क्रैकर्स खाए और किसी ने भी महंगी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। क्या बात है। जबकि मुसन्निफीन और उनके क्लाइंट के ट्रस्ट ऑफिसर्स जो खुद करोड़पति नहीं थे, वो सब कुछ खा पी गए। ये वाकया तो अमीर नजर आने और हकीकी मानों में अमीर होने के फर्क को बिल्कुल वाज़ेह कर देता है। जी, इन करोड़पतियों के लिए माली आज़ादी की अहमियत किसी को दिखाने के लिए महंगी शराब पीने से कहीं ज्यादा थी। ये तो वाकई आंखें खोल देने वाली मिसाल है। ये बिल्कुल इस कहावत की तरह है, बड़ी टोपी कोई मवेशी नहीं। यानी दिखावा ज्यादा और हकीकत में कुछ नहीं। किताब में जॉनी लॉक्स नामी एक शख्स की मिसाल है जो एक छोटी सी सफाई की कंपनी का मालिक है। जी, और उसकी कुल दौलत $20 लाख से ज्यादा है। लेकिन उसके पड़ोसी उसे एक आम मेहनतकश इंसान समझते हैं। जब उससे पूछा गया कि उसने अपनी जिंदगी में सबसे महंगा सूट कितने का खरीदा, तो उसका जवाब था सिर्फ $399। जी हाँ, और तहकीक भी यही बताती है। किताब के आदाद शुमार बहुत हैरानकुन हैं। अच्छा? आधे से ज्यादा करोड़पतियों ने अपनी जिंदगी में कभी $235 से महंगी घड़ी नहीं खरीदी। एक मिनट, $235 से कम की घड़ी? आजकल तो एक अच्छी स्मार्ट वॉच उससे महंगी आती है। बिल्कुल, और आधे करोड़पतियों ने कभी $140 से महंगे जूते नहीं खरीदे। वाह! मीडिया हमें बॉक्सिंग प्रमोटर डॉन किंग जैसी मिसालें दिखाता है, जिसने एक दिन में जूतों पर $64,100 खर्च कर दिए, जिससे ये गलत तासुर पैदा होता है कि अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, जबकि हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये बात तो वाकई हमारी सोच को चैलेंज करती है। इसका मतलब है कि उनके लिए चीज़ों की कीमत से ज़्यादा उनकी अफादियत अहम है। लेकिन क्या ये सिर्फ उनकी अपनी आदत होती है या उनका खानदान भी इसी तरह सोचता है? ये एक बहुत अहम नुक्ता है। किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि दौलतमंद लोगों के शरीके हयात, यानी उनकी बीवियां या शौहर, अक्सर उनसे भी ज्यादा किफायतशार होते हैं। अच्छा? जाता है। उनका कहना है कि सही जीवन साथी का इंतखाब आपका सबसे अहम माशी फैसला हो सकता है। वाओ, ये तो एक बिल्कुल नया जाविया है। तो इसका मतलब है कि दौलत जमा करना एक टीम गेम है। अच्छा, किताब में 2 तरह के लोगों का जिक्र है, PAWs और UAWs। ये क्या है? ये किताब का एक बुनियादी तसव्वुर है। PAW का मतलब है प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ, यानी दौलत के बेहतरीन जमा करने वाले। जी, ये वो लोग हैं जो अपनी आमदनी और उम्र के लिहाज से तवक्को से कहीं ज्यादा दौलत जमा करने में कामयाब रहते हैं। दूसरी तरफ UAW का मतलब है अंडर एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ, यानी अपनी हैसियत से कम दौलत जमा करने वाले। बिल्कुल, ये वो लोग हैं जिनकी आमदनी तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनका लाइफस्टाइल इतना महंगा होता है कि वो बहुत कम दौलत जमा कर पाते। तो कोई कैसे जान सकता है कि वो PAW है या UAW? क्या उसका कोई फॉर्मूला है? जी, किताब एक बहुत सादा फॉर्मूला देती है। आप अपनी उम्र को अपनी सालाना आमदनी से ज़र्ब दें और फिर जो जवाब आए उसे 10 से तकसीम कर दें। ठीक है। जो रकम आए उतनी आपकी कुल दौलत यानी नेटवर्थ होनी चाहिए। अगर आपकी असल दौलत उस रकम से दुगनी या ज्यादा है तो आप एक पौ हैं। अगर ये आधी या कम है तो आप एक UAW हैं। ये तो बड़ा दिलचस्प टूल है। तो इस फर्क को समझाने के लिए किताब में कोई मिसाल भी दी गई होगी? बिल्कुल, किताब में 2 डॉक्टरों, डॉक्टर नॉर्थ और डॉक्टर साउथ की कहानी है। दोनों माहिर डॉक्टर हैं और दोनों की सालाना आमदनी $7 लाख से ज्यादा है। यानी आमदनी बिल्कुल बराबर है? बराबर, लेकिन उनकी दौलत में जमीन आसमान का फर्क है। डॉक्टर नॉर्थ, जो एक पाँव हैं, वो और उनकी बीवी हर महीने बैठकर बजट बनाते हैं, सरमायाकारी की मंसूबाबंदी करते हैं। अच्छा। और अपनी हैसियत से बहुत कम खर्च करते हैं। वो इस्तेमालशुदा गाड़ियां खरीदते हैं। और डॉक्टर साउथ? वो यकीनन UAW होंगे। जी, डॉक्टर साउथ और उनकी फैमिली का अपने अखराजात पर कोई कंट्रोल नहीं। वो एक बहुत महंगे मोहल्ले में रहते हैं, उनके बच्चे महंगे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं और वो लग्जरी कारों के शौकीन हैं। किताब बताती है कि डॉक्टर साउथ ने हाल ही में $65,000 की पोर्शे खरीदी है। $65,000? जी, वो अपना ज़्यादातर वक्त गाड़ियों के मैगजीन पढ़ने में गुजारते हैं, जबकि डॉक्टर नॉर्थ अपना फारिग वक्त मालियाती जरायद पढ़ने और सरमायाकारी के मौके तलाश करने में गुजारते हैं। और नतीजा ये है कि डॉक्टर नॉर्थ की दौलत डॉक्टर साउथ से 5 गुना ज़्यादा है, हालांकि दोनों की आमदनी एक जैसी है। ये तो एक ज़बरदस्त मिसाल है। ये वाज़े करती है कि आप कितना कमाते हैं,
یہ اتنا اہم نہیں جتنا یہ کہ آپ اس میں سے کتنا بچاتے اور سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ آپ کی آمدنی آپ کا حملہ ہے، یعنی آفینس، لیکن آپ کے اخراجات پر کنٹرول آپ کا دفاع یعنی ڈیفنس ہے۔ اور یہ کتاب بار بار کہتی ہے کہ چیمپئن شپ ہمیشہ مضبوط دفاع سے جیتی جاتی ہے۔ اب ایک اور چونکا دینے والے موضوع پر آتے ہیں جس کا ذکر کتاب میں ہے، اکنامک آؤٹ پیشنٹ کیئر۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کتاب کا ایک متنازعہ لیکن بہت اہم حصہ ہے۔ اکنامک آؤٹ پیشنٹ کیئر یا EOC، یہ وہ اصطلاح ہے جو مصنفین ان مالی تحائف اور امداد کے لیے استعمال کرتے ہیں جو امیر والدین اپنے بالغ بچوں کو دیتے ہیں۔ یعنی والدین کی طرف سے بچوں کو مالی مدد دینا؟ یہ تو ایک اچھی بات لگتی ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، مسئلہ نیت کا نہیں، نتیجے کا ہے۔ کتاب اسے اکنامک آؤٹ پیشنٹ کیئر کہتی ہے، مطلب والدین اپنے بچوں کا مالی طور پر ایسے علاج کر رہے ہیں جیسے وہ کسی بیماری سے کبھی ٹھیک ہی نہیں ہو سکتے۔ اچھا، انہیں ہر وقت مالی مدد کی ایک ڈرپ لگی رہتی ہے جو انہیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونے سے روکتی ہے۔ یہ تو الٹی بات ہو گئی۔ ایسا کیوں ہے؟ تحقیق بتاتی ہے کہ جو بالغ بچے اپنے والدین سے باقاعدگی سے نقد تحائف وصول کرتے ہیں وہ ان بچوں کے مقابلے میں بہت کم دولت جمع کر پاتے ہیں جو کوئی مالی مدد نہیں لیتے۔ ایسا کیوں؟ وجہ نفسیاتی ہے۔ یہ مالی امداد بچوں کو ایک ایسے طرز زندگی کا عادی بنا دیتی ہے جس سے وہ خود اپنی آمدنی سے برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ان کی بچت اور سرمایہ کاری کی عادت کو کمزور کرتی ہے اور کھپت یعنی کنزمپشن کو بڑھاتی ہے۔ تو وہ ہر مشکل میں والدین کی طرف دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ بالکل، اور مالی طور پر خود کفیل ہونے کی جدوجہد نہیں کرتے۔ کتاب کہتی ہے کہ جتنا زیادہ ڈالر بچے وصول کرتے ہیں اتنے ہی کم وہ خود جمع کرتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال کتاب میں ہے؟ جی، 2 بھائیوں ہنری اور جوش کی مثال ہے۔ دونوں کے والدین کروڑ پتی ہیں اور دونوں کو ہر سال $10,000 کا تحفہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہنری ایک استاد ہے، اس کی آمدنی کم ہے۔ جوش ایک وکیل ہے اور اس کی آمدنی بہت زیادہ ہے۔ منطقی طور پر جوش کو زیادہ امیر ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے۔ ہنری، جس کی آمدنی کم ہے، بہت کفایت شاری سے رہتا ہے اور والدین سے ملنے والے تحفے کی پوری رقم سٹاک مارکیٹ میں لگا دیتا ہے۔ اور جوش، جس کی آمدنی زیادہ ہے، اپنے مہنگے طرز زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے اس تحفے پر انحصار کرتا ہے اور اسے خرچ کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ کم آمدنی والے بھائی ہنری کی کل دولت اپنے زیادہ کمانے والے بھائی جوش سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ دی ملینئر نیکسٹ ڈور ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حقیقی دولت کا تعلق آپ کی آمدنی کے ہندسوں سے نہیں بلکہ آپ کے نظم و ضبط، کفایت شاری اور طویل مدتی سوچ سے ہے۔ جی، اصلی کروڑپتی وہ نہیں جو امیر نظر آتے ہیں بلکہ وہ ہیں جو خاموشی سے بغیر کسی دکھاوے کے اپنی دولت بناتے ہیں، اور وہ مالی آزادی کو سماجی حیثیت پر ترجیح دیتے ہیں۔ بالکل۔ یہ کتاب دراصل دولت کے بارے میں ہماری پوری سوچ کو بدل دیتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی بھی شخص، چاہے اس کا پیشہ کچھ بھی ہو، اگر وہ صحیح عادات اپنا لے تو مالی طور پر آزاد ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک امید کی کتاب ہے۔ جی، یہ بتاتی ہے کہ دولت بنانا کوئی راز نہیں ہے بلکہ یہ چند سادہ اصولوں پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے جن پر کوئی بھی عمل کر سکتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوچنے کی بات چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ دولت بنانا ایک کھیل کی طرح ہے جس میں حملہ اور دفاع دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آفینس اور ڈیفense۔ جی، زیادہ آمدنی حاصل کرنا ایک اچھا حملہ ہے، لیکن اپنے اخراجات کو قابو میں رکھنا اور باقاعدگی سے سرمایہ کاری کرنا ایک مضبوط دفاع ہے۔ مصنفین کے مطابق زیادہ تر لوگ اپنی ساری توجہ حملے پر یعنی زیادہ سے زیادہ کمانے پر مرکوز رکھتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر ان کی آمدنی بڑھ جائے گی تو ان کے تمام مالی مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن وہ اپنے دفاع کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بالکل، وہ اپنے اخراجات کو، اپنے ڈیفنس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ بڑی سے بڑی چیمپئن شپ ہمیشہ مضبوط دفاع کی بنیاد پر جیتی جاتی ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم اپنی مالی زندگی میں صرف حملے پر توجہ دے رہے ہیں اور اس دفاعی طاقت کو نظر انداز تو نہیں کر رہے ہیں جو اصل میں ہمیں مالی آزادی کی منزل تک پہنچائے گی؟